हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 10th मैथ्स की तैयारी कर रहे थे मेरे भाई, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे। आज बारी है चैप्टर 8 का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का। इससे लास्ट वीडियोज़ में हमने जो है चैप्टर 7 को सॉल्व किया था मेरे भाई, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते थे, या फिर उस लाइन में अगर कोई और तीसरा पॉइंट आ जाए तो वो किस रेशियो में वो लाइन बटेगा, वो रेशियो भी फाइंड करना हम लोग सीखे थे। लेकिन आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे मेरे भाई कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल हम चैप्टर 8 में कैसे करेंगे। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भी पढ़ना है मेरे भाई, जो कि 6 तरीके के रेशियो होते हैं। और ये रेशियो होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेरे भाई हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। आपको देखने को मिल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि B पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। हम जानते हैं कि जिस साइड पर एंगल 90 डिग्री बनता है वही दो साइड परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। बाकी जो तीसरा साइड बचता है मेरे भाई वो हाइपोटेनस होता है। जहाँ भी 90 बनता है वो जिस दो लाइन पर बन रहा है वही दोनों में से कोई या तो एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा, और बाकी जो साइड बच गया वो हाइपोटेनस होता है। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फिगर को मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन द राइट ट्रायंगल ABC आर डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर आपको साइन ऑफ एंगल ए पता करना है, यानी कि साइन ए पता करना है, तो हम जानते हैं कि साइन का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है मेरे भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है मेरे भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये हम जानते हैं किसका, तो ये साइन का होता है मेरे भाई। कॉस का क्या होता है? तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन का क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरे भाई। उसी तरीके से कि कॉसिक का क्या होता है? तो कॉसिक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, इसीलिए जो कॉसिक होगा वो आपके पास H अपॉन P होगा। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है मेरे भाई। कॉस था आपका B/H, तो ये सेक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो कॉट होता है वो टैन का अपोजिट होता है। टैन आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमेशा आपको याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये जो नाम दिया रहता है, जिस एंगल का जो एंगल का नाम दिया रहता है उसके सामने वाला जो साइड होता है, जैसे हमने ए कहा तो इसके सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा हमेशा। अगर हम सी कहते तो सी के सामने ये साइड है, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई, ठीक है। हम जानते हैं कि जहाँ 90 बनता है एक परपेंडिकुलर अगर हम खोज लिए तो दूसरा बेस होगा। अगर हम साइन ए की बात करें, ए नाम देते हैं एंगल की जगह, तो इसके सामने वाला साइड P कहलाएगा, बाकी जो बच गया वो B कहलाएगा, और हाइपोटेनस तो हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। लेकिन अगर वो C नाम दे देता, साइन C कहता, तो C के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर कहलाता मेरे भाई, और ये अगर परपेंडिकुलर होता तो ये बेस हो जाता। तो परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाता, हाइपोटेनस तो सेम एज इट इज़ वैसे ही रहता है, ठीक है। तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ जो भी एंगल का नेम दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये ए कहा है तो ए के सामने वाला P होगा, ये P हो गया तो ये B होगा मेरे भाई, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ वो C कह देता तो C के सामने वाला ये C है, इसके सामने वाला ये P होता है मेरे भाई, ये B कहलाता, और ये हाइपोटेनस सेम एज इट इज़ ही रहता, ठीक है। आपको यही दो नेमिंग पर जो है सवाल आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, और इसी पर बेस जो है आपको सवाल पूछा जाएगा। नेमिंग जो है यहाँ एंगल का वो अलग अलग हो सकता है। B नाम कभी वो नहीं देगा, या तो वो आपसे A नाम पर पूछेगा एंगल, या फिर C नाम पर वो एंगल पूछेगा, और ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक्यूट एंगल हम जानते ही हैं कि जो लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है और मोर देन 0 डिग्री एंगल होता है। 0 और 90 के बीच का जो भी एंगल होता है उसको एक्यूट कहते हैं। एक 90 हो गया, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये अगर 90 हो गया तो बाकी ये दोनों का सम 90 होगा, और ये दोनों का सम 90 होगा। इट मीन्स कि ये दोनों 90 से छोटा होगा, और जो एंगल 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो एंगल जो होते हैं वो हमेशा एक्यूट होते हैं। बस आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल का नाम दिया गया है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, बाकी जो बचता है वो बेस होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है।
6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े, जिसमें साइन पढ़े, कॉस पढ़े, टैन पढ़े, कॉसेक पढ़े, सेक पढ़े और कॉट पढ़े। इन सब के बारे में जो ये साइड का रेशियो था मेरे भाई, ये साइड का रेशियो आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। केवल आपको शुरू का 3 याद रखना है, साइन, कॉस और टैन। बाकी का 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, उसी तरीके से कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। कॉट का अगर आपको पता करना है तो ये b/p हो जाएगा, सेक इसका जस्ट अपोजिट h/b हो जाएगा और कॉसेक इसका h/p हो जाएगा। बस केवल आपको 3 ध्यान रखना है, 3 आप ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 का ही अपोजिट ये 3 होता है मेरे भाई। अब सवाल देखते हैं, सवाल बनाते हैं एक्सरसाइज 8.1 और उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि कैसे हम जो है सवाल अगर एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर सवाल। इसमें ये कहा गया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री बन रहा है। AB जिसमें 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन A भी बताना है क्या होगा, कॉस A भी बताना है, साइन C भी बताना है और कॉस C भी बताना है। ये 4 वैल्यूज़ आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ये आपको बताने हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से साइड का लेंथ हमारे पास गिवन है और जो गिवन नहीं है पहले हम उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आसानी से फाइंड करेंगे मेरे भाई। ठीक है, पहला नंबर सवाल का फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें कहा गया कि एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री बन रहा है। AB का लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है और BC का लेंथ 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको तीनों साइड का लेंथ आपको फाइंड करना पड़ेगा, तब जो है आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी रेशियो को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। जो भी आपके पास साइड नहीं है गिवन, उसको पहले उसका लेंथ आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके साइड का लेंथ पता करोगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है मेरे भाई। अब आपके पास जो जो वैल्यू इसमें गिवन है आप उसको वैल्यू पुट कर दो। AC आपको फाइंड करना है तो ये AC का स्क्वायर ही रहेगा मेरे भाई। BC आपके पास 7 है यानी ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपके पास 24 है यानी कि ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही रहेगा मेरे भाई। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है मेरे भाई। AC का स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो ये 625 होगा। यहाँ से जब आप AC का लेंथ निकालोगे तो स्क्वायर जो है इधर आकर के स्क्वायर रूट बदल जाएगा, यानी 625 जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे भाई, तो वो 25 होता है। इसीलिए जो AC का लेंथ हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास जो साइड का लेंथ गिवन नहीं है पहले आपको वो फाइंड करना है। अब आपके पास जो है तीनों का तीनों साइड का लेंथ जो है वो आपके पास गिवन है, आपने फाइंड कर लिया है। अब आपसे पहला सवाल ये पूछा गया इसमें कि आप साइन A भी बताओ और साथ ही साथ आप कॉस A भी बताओ कि दोनों क्या है। साइन A प्लस कॉस A दोनों आपसे पूछा गया है। साइन A यानी जो एंगल का नाम यहाँ दिया जाता है मेरे भाई, जो एंगल का नाम दिया जाता है उसके सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये P होगा, ये आपका B होगा, बाकी हाइपोटेनस तो सेम एज इट इज़ वही रहेगा। आपसे पूछा गया कि साइन A बताओ। हम जानते हैं साइन A क्या होता है मेरे भाई, तो जो साइन A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, हाइपोटेनस आपका क्या है, AC। BC का लेंथ कितना है, 7, AC आपने कितना निकाला, 25। ये आपका साइन A का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड कर लिया कि साइड का लेंथ का रेशियो भैया साइन का ये होगा। सेम वैसे ही आपसे कॉस पूछा गया तो आप कॉस A का भी इस्तेमाल करोगे। A है यानी कि यही P होगा, सामने वाला P होगा, बाकी ये P होगा। और कॉस का हम जानते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मेरे भाई। बेस आपका क्या था, AB बेस था आपका, यानी यहाँ आप AB लिखोगे। हाइपोटेनस आपका AC ही था, बेस आपका 24 था और हाइपोटेनस 25 था। ये आपने पहले का आंसर आसानी से फाइंड कर लिया।
यानी साइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। दूसरा आपसे क्या पूछा गया था इसमें, दूसरा आपसे बी नंबर में पूछा गया कि आप साइन सी बताओ क्या होगा और साथ ही साथ आप कॉस सी भी बताओ कि क्या होगा। अब भी हम लोग पढ़े मेरे भाई कि जो एंगल का नाम दिया जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर उसने सी कहा है तो सी के सामने ये आया, यानी कि इस बार आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनस सेम एज इट इज़ ही रहेगा मेरे भाई, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर आपके पास 24 हो गया, बेस आपके पास 7 हो गया और हाइपोटेनस आपके पास 25 ही रहा। अब यहाँ से जब आप फाइंड करोगे साइन सी, तो यहाँ लिखोगे साइन सी। जानते हैं कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार आपका परपेंडिकुलर ए पी हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी। तो परपेंडिकुलर इस बार आपका ए बी हो गया और हाइपोटेनस आपका ए सी हो गया। परपेंडिकुलर आपका 24 था और हाइपोटेनस 25 था मेरे भाई। ये आपने साइन सी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड कर लिया। सेम ऐसे ही अगर आप कॉस सी फाइंड करोगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बार आपका बेस क्या था, बी सी, और हाइपोटेनस आपका क्या था, ए सी। बी सी का लेंथ 7 था मेरे भाई और ए सी का लेंथ जो है 25 था। आपने दोनों के दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आसानी से फाइंड कर लिया। केवल आपको ये एंगल का नाम को आइडेंटिफाई करना है। जो भी यहाँ नाम गिवन होगा मेरे भाई, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। बट आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया कि पहला नंबर सवाल हमने कैसे बनाया, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई तो आप आसानी से सीख जाओगे। बहुत ही ईजी है ये, बस केवल समझने और सोचने का तरीका होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर दूसरे की ओर, और देखते हैं कि दूसरा नंबर सवाल क्या है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न आसानी से क्लियर हो जाए मेरे भाई। दूसरा नंबर सवाल, फिगर आपको 8.13 फिगर को देखना है और उसके बाद आपको tan p माइनस कॉट r, ये दो वैल्यू आपको बताने हैं कि अगर tan p में से कॉट r को माइनस कर दिया जाए तो क्या जो है वैल्यू बचेगा, ये आपको बताना है। फिगर आपको सामने दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई। पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद जो साइड का लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है पहले हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू रख करके पुट करके हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तीसरे साइड को फाइंड करते हैं मेरे भाई, और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मेरे भाई। ये है सवाल नंबर दूसरा जिसका फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई। सबसे पहले तो जो साइड का लेंथ गिवन नहीं है पहले आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए आप कैसे लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर लिखोगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को सम कीजिएगा तो वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपके पास जो साइड का लेंथ गिवन है केवल आपको पुट कर देना है। पी आर का वैल्यू आपके पास 13 है तो आप 13 का स्क्वायर लिखोगे। पी क्यू का वैल्यू आपके पास 12 गिवन है तो आप 12 का स्क्वायर लिखोगे, और क्यू आर का वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो क्यू आर एज इट इज़ क्यू आर का स्क्वायर ही होगा मेरे भाई। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है मेरे भाई। जब इक्वल किधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा 144। यहाँ केवल आपके पास क्यू आर का होल स्क्वायर बचेगा। जब इसको माइनस करोगे इसमें से मेरे भाई तो ये 25 बचेगा, बाकी इधर आपके पास क्यू आर का होल स्क्वायर ही रहेगा। अभी हम लोग पढ़े कि स्क्वायर का चीज़ कभी भी इक्वल के इधर आता है तो वो क्या बन जाता है, तो वो रूट बन जाता है। रूट के अंदर 25 होगा, और हम जानते हैं कि रूट ओवर 25 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है 5। यानी क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। हमने थर्ड साइड का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। जैसे ही थर्ड साइड का वैल्यू हम फाइंड किए, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि आप tan p माइनस कॉट r बताओ। यानी tan p माइनस के कॉट r का वैल्यू आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। tan p इसने कहा है, यानी कि p अगर ये है तो इसके सामने वाले ये p होगा मेरे भाई, ये b होगा। ये p है, ये b है और ये h होगा। हम tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, ये p अपॉन b होता है। यानी p जो होगा वो मेरा क्यू आर होगा और b जो होगा मेरे पास वो पी क्यू होगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़, इस बार कॉट r कह दिया इसने।
यानी अगर r कहा है तो इस r के सामने वाला ये p होगा मेरे भाई। अगर ये p है तो 90 जो दो साइड पर बनता है, एक अगर p मालूम चल गया तो दूसरा b होता है, बेस होता है, यानी कि ये बेस होगा। और हम जानते हैं कि कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे भाई, ये b/p होता है, यानी कि इसके सामने वाला ये p हो गया तो b होगा मेरा QR, और मेरे पास p क्या होगा, b/p, p मेरे पास होगा PQ। ठीक है मेरे भाई। अब हमने क्या देखा कि दोनों का दोनों सेम वैल्यू हो गया। अगर आप इस पर वैल्यू रखोगे, QR का वैल्यू आपने फाइंड किया है 5, PQ का वैल्यू आपके पास 12 है, सेम एज इट इज़ ये भी वही आया। दोनों में से इसको घटा दोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, लड्डू आएगा, और इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया कि अगर आपके पास जो भी यहाँ एंगल दिया जाए, एंगल के नाम पर जो भी नाम दिया जाए, उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई। और एक परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया तो अगला जो साइड होता है वो बेस होता है, यानी 90 डिग्री जिस दो लाइन पर बनता है वही दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर और कोई एक बेस होता है मेरे भाई। बाकी जो थर्ड साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस अलग होता है, वो अकेला होता है। ठीक है मेरे भाई। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर तीसरे की ओर, और देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है मेरे भाई। तीसरा नंबर सवाल में कहा गया कि अगर साइन a का वैल्यू 3/4 है तो आपको कॉस a और tan a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सब में जो है a यानी एंगल का नाम एक ही है मेरे भाई, यानी कि a के सामने वाला साइड जो होगा वो p होगा, बाकी जो साइड बचेगा वो b होगा, और हाइपोटेनस तो वो अकेला ही होता है, हाइपोटेनस तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है मेरे भाई। साइन a यानी कि p/h आपको वैल्यू दिया गया है, आपको जो है p/h का वैल्यू दिया गया है, आपको cos a और tan a का वैल्यू आपको फाइंड करना है मेरे भाई। चलिए इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ऐसे सवालों का सोल्यूशन फाइंड करेंगे मेरे भाई। तीसरा नंबर सवाल का फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, तो गिवन दैट साइन a इज इक्वल टू 3/4 गिवन है मेरे भाई। साइन a मीन्स क्या, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, p/h होता है मेरे भाई, p/h, यानी कि h का वैल्यू आपके पास 4 गिवन है और p का वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। दो साइड का तो लेंथ आपको पता है, तीसरे साइड का लेंथ आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से फाइंड कर सकते हो। तीसरे साइड को फाइंड करने के लिए मेरे भाई पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम मेरे भाई। अब आपके पास जो जो वैल्यू गिवन है केवल इसमें पुट कर देना है। AC का वैल्यू आपके पास 4 गिवन है तो आप 4 का स्क्वायर लिखोगे, AB का वैल्यू आपके पास 3 गिवन है तो आप 3 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस BC का वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है तो आप BC का स्क्वायर ही लिखोगे मेरे भाई। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को इक्वल किधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर केवल आपके पास BC का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से जब आप BC का स्क्वायर फाइंड करोगे तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा मेरे भाई। तो ये तो BC का स्क्वायर है, यानी यहाँ से जब आप BC का लेंथ फाइंड करोगे तो ये स्क्वायर जो है जा करके अंडर रूट हो जाएगा, यानी जो BC का लेंथ होगा वो √7 होगा मेरे भाई। आपने थर्ड साइड भी फाइंड कर लिया कि थर्ड साइड जो होगा आपके पास वो √7 होगा। ठीक है मेरे भाई। अब आपसे जो पूछा गया बस केवल आपको उसका वैल्यू पुट कर देना है और आपको आसानी से फाइंड कर लेना है। आपसे पूछा है कि cos A बताओ और साथ ही साथ आपको tan A भी बताना है। हम जानते हैं कि cos A का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे भाई, तो cos A का जो होता है वो होता है B/H, यानी बेस अपॉन H। A के सामने वाला जो है ये P होगा तो B मेरा ये होगा और H मेरा ये होगा, यानी B मेरे पास 3 होगा और H मेरे पास 4 होगा। हमने cos का वैल्यू आसानी से फाइंड कर लिया। सेम वैसे ही आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया tan A बताओ। tan A अभी हम लोग पढ़े कि A के सामने वाला अगर ये P है तो ये वाला आपका B है, और tan क्या होता है, P/B होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, √7/3 हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया कि हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया। ऐसे ही आपको हर सवाल में पहले आपको थर्ड साइड का लेंथ फाइंड करना है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है मेरे भाई। बस आपको ये याद रखना है कि एंगल का नाम जो भी रहेगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 4 की ओर, और देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या है।
क्वेश्चन नंबर आपसे ये कहा गया, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो आपको साइन ए एंड सेक ए दोनों का वैल्यू फाइंड करना है मेरे भाई। ये 15 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि cot A का वैल्यू 8/15 आपको गिवन है मेरे भाई, एज इट इज़ इसी की तरह। यानी cot A का वैल्यू आपको 8/15 गिवन है, आपको साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और जो साइड का लेंथ गिवन नहीं है मेरे भाई, पहले हम उस साइड का लेंथ को फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम साइन ए और सेक ए का रेशियो हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम साइड का लेंथ को फाइंड करते हैं और उसके बाद बाकी साइन ए और सेक ए को कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई। चलिए आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको गिवन है मेरे भाई कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। यहाँ से अगर आप cot A लिखना चाहो, cot A, तो ये 8 अपने जगह पर रहेगा, ये 15 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर डिवाइड में आ जाएगा मेरे भाई। और cot का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये B/P होता है मेरे भाई, यानी कि ये B का वैल्यू 8 है और P का वैल्यू 15 है। A कहाँ है, तो A ये नाम है, इसके सामने वाला ये P होगा, यानी कि ये P होगा तो इसके नीचे वाला B होगा, और ये होता है B/P, यानी कि P जो होगा वो मेरे पास 15 होगा मेरे भाई, और B जो होगा वो मेरे पास 8 होगा। हमने सबसे पहले वैल्यू को आसानी से पुट कर लिया। हमने यहाँ 15 ही क्यों लिखा, क्योंकि A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यहाँ A नाम दिया गया था, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो 15 होगा, जबकि जो बेस होगा वो 8 होगा। अब हम तीसरे साइड के लेंथ को फाइंड करेंगे मेरे भाई। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है AC का स्क्वायर, वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के सम के बराबर होता है मेरे भाई। आपको AC का लेंथ फाइंड करना है, ये AC का स्क्वायर ही रहेगा। BC का वैल्यू कितना है आपके पास 15, यानी ये 15 का स्क्वायर होगा, और AB का लेंथ जो है वो आपके पास 8 है, यानी वो 8 का स्क्वायर होगा मेरे भाई। AC का स्क्वायर यहाँ से फाइंड करोगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है मेरे भाई। यहाँ से AC का जो स्क्वायर होगा इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 289 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से जब आप AC का लेंथ निकालोगे तो ये √289 होगा, यानी 289 रूट जो है ये किसका होता है मेरे भाई, तो ये 17 का होता है। यानी आपने जो है AC का लेंथ फाइंड कर लिया कि जो AC का लेंथ होगा वो 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आपके पास तीनों का तीनों साइड का लेंथ जो है गिवन है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया केवल आपको उसको फाइंड करना है। आपसे पूछा गया कि साइन A भी बताओ और सेक A भी। साइन A अगर हम फाइंड करेंगे मेरे भाई तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। A के सामने वाला ये A है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा यानी कि BC होगा, और हाइपोटेनस AC होगा मेरे भाई। BC का लेंथ 15 है और AC का लेंथ अभी आपने 17 निकाला है, ये साइन A का वैल्यू आपने निकाल लिया। सेम आपसे जो है सेक A भी पूछा गया था कि सेक A बताओ आप। A के सामने वाला P है तो ये B होता है, और सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है मेरे भाई। कॉस होता है B/H, सेक होता है H/B, यानी H आपके पास क्या होगा तो वो AC हाइपोटेनस ही होगा। बेस आपके पास क्या होगा वो AB होगा मेरे भाई, यानी AC का वैल्यू 17 है, 17 रहेगा, और इसका वैल्यू 8 है, यानी इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 17/8 होगा, जबकि साइन A का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 15/17 होगा मेरे भाई। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ लिया जाए तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करोगे मेरे भाई। और ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ऐसे सवाल को बस केवल आपको प्रैक्टिस करके जाना है। 2 से 3 नंबर कैरी करता है मेरे भाई, आपको भी सीखना चाहिए और सीख करके एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे बोनस मार्क्स को आसानी से गेन करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 5, और देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या है। 5 नंबर सवाल में ये कहा गया कि सेक थीटा, इस बार ABC कुछ भी उसने नहीं लिखा, इस बार थीटा उसने एंगल की जगह पर लिख दिया। सेक थीटा अगर आपके पास 13/12 है तो आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करने हैं, यानी सेक को छोड़ करके बाकी जितना भी 5 हो गया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये 5 जो बच गए, इन सब का जो है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है मेरे भाई, जिसमें से एक आपको गिवन है सेक थीटा जो है वो 13/12 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं मेरे भाई, और जो साइड का लेंथ गिवन नहीं है पहले उस साइड के लेंथ को फाइंड करते हैं, उसके बाद सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं कि हम इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे साइड के लेंथ को फाइंड करेंगे मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें आपको ये गिवन है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है, यानी ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल ए जो है ये आपका थीटा है। और हम जानते हैं कि जो भी एंगल हमारे पास गिवन होता है उसके सामने वाला पी होता है, ये पी कहलाता है, और नीचे वाला बी कहलाता है, और ये हाइपोटेनस होता है मेरे भाई। ठीक है, सेक जो होता है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, कॉस होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b, यानी ये वाला वैल्यू जो है ये h है और ये वाला वैल्यू आपके पास b है। h का वैल्यू आपके पास 13 गिवन है मेरे भाई, और बेस का वैल्यू आपके पास 12 गिवन है। तो सबसे पहले जो लेंथ आपको गिवन नहीं है, पहले आपको उस लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा, यानी पहले BC का लेंथ आपको फाइंड करना पड़ेगा मेरे भाई। किसका इस्तेमाल करके, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम पहले BC का लेंथ को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम। AC का लेंथ आपको गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर आप लिखोगे। BC का लेंथ आपको फाइंड करना है मेरे भाई, तो ये BC का स्क्वायर ही रहेगा, और AB का लेंथ आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर आप लिखोगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है मेरे भाई, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इक्वल किधर ले आओगे तो ये आकर के माइनस हो जाएगा, और केवल यहाँ आपके पास BC का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से BC का होल स्क्वायर जब आप फाइंड करोगे मेरे भाई, इन दोनों को घटाओगे तो ये 25 आएगा, यानी यहाँ से अगर आप BC का लेंथ निकालोगे तो ये √25 होगा, और √25 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो वो 5 होता है, यानी BC का जो लेंथ होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। आपने थर्ड साइड को भी आसानी से फाइंड कर लिया कि ये वाला लेंथ जो होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही आपने लेंथ को फाइंड कर लिया, अब बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछा गया, आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करोगे। सेक तो आपसे पूछ लिया गया, इसके अलावा क्या बच गया, तो इसके अलावा आपके पास बच गया साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेनस आपका 13 है, यानी कि ये 5/13 हो जाएगा। आपसे पूछा गया कॉस थीटा, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके पास 12 है और आपके पास हाइपोटेनस 13 है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 12/13 हो जाएगा। सेम वैसे ही आपसे टैन थीटा पूछा गया, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरे भाई। परपेंडिकुलर आपका 5 था और बेस आपने 12 जो है ये आपके पास गिवन है, इसका 5/12 हो गया। फिर आपसे कॉट थीटा पूछा गया, ये पर टैन का अपोजिट होता है, यानी ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई, यानी सेम वैल्यू जो है केवल पलट जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा आपको क्या बताना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम जानते हैं साइन का ये अपोजिट होता है, साइन होता है P/H, तो ये होता है H/P मेरे भाई। H आपके पास 13 गिवन है और P आपके पास 5 गिवन है, यानी कि आपने पांचों का पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, और छठा तो आपको सवाल में ही गिवन था मेरे भाई। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आए तो आप कैसे एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को सॉल्व करोगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अगर आपको वीडियोस वाकई अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई, लाइक ज़रूर कीजिए हमारे वीडियोस को, और कमेंट करना एकदम नहीं भूलें मेरे भाई। आपको जो भी सवाल में दिक्कत है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, आपको वैसे सवालों का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, और देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या है। छठा नंबर सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें ये कहा गया कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपसे कहा गया कि अगर cos A जो है वो cos B के बराबर है और A और B दोनों एक्यूट एंगल है, तो आपको बताना है कि एंगल A और B दोनों आपस में बराबर है। ठीक है मेरे भाई, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सवाल नंबर 6 जो कि आपको देखने को स्क्रीन पर मिल रहा है मेरे भाई, दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि एंगल ए जो है वो बी के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है मेरे भाई। ये तभी पॉसिबल है जब आप ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो। अगर आप ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हो तो आप आसानी से ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर दिखा सकते हो मेरे भाई। और आपके पास गिवन क्या है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है मेरे भाई। कॉस ए कहने का मतलब, कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अगर ये ए है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी बेस आपका ए पी होगा और हाइपोटेनस आपका ए क्यू होगा। और कॉस क्या होता है,
ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई AP अपॉन में हो जाएगा ये AQ। सेम वैसे ही कॉस B आपको ये कहा गया, ये B अगर है तो इसके सामने वाले ये P है, ये बेस है आपका, यानी इसका बेस क्या होगा BC और इसका हाइपोटेनस क्या होगा मेरे भाई BD होगा। ठीक है, आपने जैसे ही इन दोनों को लिखा तो आप ऐसे इस रेशियो को लिखे हो, आप इस रेशियो को सामने सामने भी लिख सकते हो, क्योंकि ये AP अपॉन BC भी वही रेशियो होगा जो AQ अपॉन BD होगा। यानी इसी चीज़ को आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो कि AP अपॉन जो आपका BC है वही AQ अपॉन BD है, क्योंकि साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है, प्रोपोर्शन में होता है मेरे भाई, तो हम उसको सामने सामने भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को अगर हम K मान लें, इस वैल्यू को सारे वैल्यू को अगर हम K मान लें, AP अपॉन BC को भी K मानेंगे, AQ अपॉन BD को भी अगर हम K मानेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से अगर देयरफॉर AP का लेंथ अगर हम निकालेंगे, AP का लेंथ AP अपॉन BC बराबर K है, तो BC से जाकर के K मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा K इंटू BC। ठीक है मेरे भाई, वैसे ही अगर आप AQ का लेंथ निकालोगे यहाँ से AQ का लेंथ, तो ये BD जाकर के K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि K इंटू BD हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इसको आप जो है ये जिसको आपने K माना है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी मानोगे मेरे भाई। यहाँ तक आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने AP का लेंथ कैसे निकाला और AQ का लेंथ कैसे निकाला मेरे भाई। अब दोनों ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखें कि ये जो PQ है, PQ जो है मेरे भाई, और अपॉन में CD, यानी कि परपेंडिकुलर का दोनों PQ अपॉन में CD का अगर हम रेशियो निकालना चाहें मेरे भाई दोनों ट्रायंगल में, तो PQ हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हाइपोटेनस में से बेस को आपको घटाना पड़ेगा और इसको रूट ओवर में लिखना पड़ेगा, यानी रूट ओवर हाइपोटेनस आपके पास क्या है AQ, इसका स्क्वायर में से आपको क्या करना पड़ेगा PA का स्क्वायर यानी AP के स्क्वायर को आपको घटाना पड़ेगा, तो आप आसानी से PQ फाइंड कर लोगे। सेम वैसे ही मेरे भाई CD का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो CD का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये CD का अगर आपको वैल्यू निकालना है परपेंडिकुलर का, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर को घटाना पड़ेगा और रूट ओवर चढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, यानी ये रूट ओवर हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई ये BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको वैल्यू रखोगे मेरे भाई AQ, तो AQ जो है आपके पास AQ का लेंथ कितना है, AQ जो है आपने फाइंड किया है वो है K इंटू BD। यहाँ आप ऐसे रूट ओवर लिखोगे कि K इंटू BD अब माइनस AP क्या होगा मेरे भाई K इंटू BC, क्योंकि आपने AP का लेंथ यहाँ से फाइंड किया है, वही लेंथ को आपने यहाँ लिखा, और अपॉन में BD का लेंथ क्या होगा मेरे भाई, तो BD का लेंथ सेम एज इट इज़ रूट ओवर वैसे ही रहेगा BD का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्क्वायर था मेरे भाई, तो ये स्क्वायर भी रहेगा, जैसे K इंटू BD का होल स्क्वायर होगा ये, क्योंकि AQ पूरा था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AQ का लेंथ आपके पास K इंटू BC है, तो AQ का स्क्वायर क्या होगा K इंटू BD का होल स्क्वायर होगा। आपने क्या देखा कि दोनों में K जो है कॉमन है, अगर K को आप बाहर कर लो तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, K आपने अगर बाहर कर लिया तो इसमें दिखेगा आपको BD का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर, और नीचे आपको क्या दिखेगा रूट ओवर BD का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर, जिसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी केवल वैल्यू आपके पास K बचेगा। यानी आपने क्या देखा कि AP अपॉन BC भी K था, AQ अपॉन BD भी K था, और PQ अपॉन CD भी आपके पास K आया मेरे भाई। यानी आप यहाँ लिख सकते हो, अगर आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन अगर आप इसको सेकंड मानते हो, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने क्या देखा कि पहले इक्वेशन में था AP अपॉन BC और AQ अपॉन BD, ये दूसरे इक्वेशन के भी बराबर हो गया, यानी ये भी वैल्यू K आ गया PQ अपॉन CD के। यानी आपने तीनों का तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में निकाल लिया। अगर ये तीनों का तीनों साइड प्रोपोर्शन में आ गया, इसीलिए जो आपका ट्रायंगल पहला वाला ट्रायंगल था APQ वो सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई दूसरे वाले ट्रायंगल का BCD का। आप रीज़न क्या लिखोगे, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा।
और अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में बराबर हो जाता है, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, और यही इस सवाल का आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने कैसे एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाया मेरे भाई। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे भाई, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिल सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऐसा सवाल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आपको ऐसे सवालों को बार बार प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 7, और देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या है। 7वां नंबर सवाल में ये कहा गया कि अगर कॉट थीटा 7/8 है तो आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालना है, और प्लस आपको सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू फाइंड करना है मेरे भाई। ठीक है, जिसमें से कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 आपको गिवन है। ठीक है मेरे भाई, तो जो साइड का लेंथ पहले आपको गिवन नहीं है, पहले उसको आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, तब आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा और आसानी से आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। 7 नंबर सवाल का फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है 7/8। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ये tan का अपोजिट होता है मेरे भाई, tan होता है P/B और ये होता है B/P, यानी कि थीटा, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर आपके पास 8 गिवन है मेरे भाई और बेस आपके पास 7 गिवन है। आपको पहले हाइपोटेनस का लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही सवाल के अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई करोगे जो भी आपसे पूछा गया। पहले हम AC का लेंथ निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है मेरे भाई। आपके पास जो जो वैल्यू गिवन है पहले आपको लिखना पड़ेगा। AC का तो लेंथ आपको निकालना ही है, ये वैसे ही रहेगा। BC आपके पास 8 है मेरे भाई, ये 8 का स्क्वायर होगा, और AB आपके पास 7 है, ये 7 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये AC का स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। यहाँ से अगर आप AC का स्क्वायर निकालोगे तो ये दोनों का सम करोगे तो ये 113 होगा मेरे भाई। AC अगर यहाँ से आप फाइंड करोगे तो ये स्क्वायर जाकर के इधर रूट ओवर हो जाएगा, यानी √113 हो जाएगा, और AC का लेंथ जो होगा वो √113 होगा, क्योंकि रूट के अंदर 113 का कोई भी वैल्यू नहीं निकलता, डेसिमल में निकलता है, और डेसिमल में आपको फाइंड नहीं करना है मेरे भाई, यानी जो AC का लेंथ होगा वो आपके पास 113 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपसे सवाल ये पूछा गया कि आप बताओ कि 1 + sin थीटा, आपसे ये पूछा गया कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई कि आपको इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। पहला नंबर इसमें का सवाल यही था। अगर आप इसको गौर से देखो मेरे भाई, ये A + B और A - B के फॉर्म में है, इट मीन्स कि ये A² माइनस का B² लिखा गया है। ठीक है, सेम वैसे ही A + B और A - B है, यानी कि ये A² माइनस का B² लिखा गया है मेरे भाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे भाई, वो P/H होता है, यानी P आपके पास 8 है और H आपके पास √113 है, यानी कि ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 √113 इन दोनों का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। वैसे ही कॉस के लिए जब आप लिखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा मेरे भाई, लेकिन कॉस का क्या होता है, ये होता है B/H। बेस आपके पास कितना है, 7 गिवन है, यानी कि 7, और H आपके पास √113 है, इसका स्क्वायर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 वैसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा मेरे भाई, और √113 का स्क्वायर 113 ही होगा। सेम वैसे ही यहाँ 1 एज इट इज़ रहेगा मेरे भाई, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और √113 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो ये 113 ही होगा मेरे भाई। अगर आप इसको एलसीएम से लेकर के सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 113 - 64 अपॉन में 113 होगा,
और इसका अगर आप एलसीएम निकाल करके इसको सॉल्व करोगे तो ये 113 माइनस के 49 अपॉन 113 ही होगा, जिसमें से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई। इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास 49 बचेगा और इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास 64 बचेगा। यानी पहले सवाल का जो आंसर होगा वो 49 अपॉन 64 होगा और यही पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछा गया कि आप कॉट स्क्वायर थीटा बताओ वो क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा सवाल में आपको गिवन था कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, सेम एज इट इज़, इसका केवल स्क्वायर होगा। यानी 7/8 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। यानी दोनों के दोनों सवाल का आंसर सेम होगा मेरे भाई। हमने कैसे फाइंड किया, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करो। प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, ताकि जो है वो भी सीख पाएँ और आप भी सीख पाओ मेरे भाई, और हमें भी कॉन्फिडेंस मिल सके, हमें भी हिम्मत मिल सके, ताकि हम आपके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर और देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या है। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है मेरे भाई, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजो। आपको वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करके आपको बताया जाएगा मेरे भाई, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर और देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या है। 8वां नंबर सवाल आपसे ये पूछा गया कि इफ़ 3 cot A इज़ इक्वल टू 4, यानी cot A का वैल्यू 4/3 गिवन है आपको, तो आपको चेक करना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A वो बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर के। अगर बराबर है तो येस लिखना है और बराबर अगर नहीं है तो वो आपको नो लिखना है मेरे भाई। इसमें बस केवल आपको वैल्यू पुटिंग करके दोनों के दोनों वैल्यूज़ को आपको इक्वल दिखाने हैं कि अगर वो इक्वल है तो सही है, इक्वल नहीं है तो भी आपको बताना है कि वो इक्वल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, सवाल आई होप आपको समझ में आ गया। इस सवाल क्या था 8 नंबर। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं मेरे भाई और देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 8वां नंबर सवाल का फिगर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई। आपसे ये कहा गया कि 3 cot A इज़ इक्वल टू 4 है। यहाँ से अगर आप cot A का वैल्यू निकालना चाहो मेरे भाई, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड आ जाएगा। यानी ये जो एंगल A था इसके सामने वाला ये P था, ये B था मेरे भाई। कॉट क्या होता है, ये B/P होता है। क्या होता है, B/P होता है। यानी B आपका 4 है, P आपका 3 है। एक हाइपोटेनस आपको गिवन नहीं है, पहले आपको हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड करना होगा मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो आप यहाँ लिखोगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है मेरे भाई। बस वैल्यू जो जो आपको है गिवन वो आपको फाइंड करना है। AC तो आपको फाइंड ही करना है मेरे भाई। BC आपके पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर होगा। AB आपके पास 4 है तो ये 4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यानी कि AC का स्क्वायर जो आएगा मेरे भाई वो 25 आएगा। यहाँ से AC अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये √25 हो जाएगा। यानी जो AC का वैल्यू होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। आपने थर्ड साइड का तो सबसे पहले आपने लेंथ फाइंड कर लिया। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है वो आपको लिखना है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का वैल्यू फाइंड करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A का वैल्यू आपको फाइंड करना है मेरे भाई। 1 माइनस तो वैसे ही रहेगा। tan क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास 4 है, यानी कि ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ नीचे भी वही होगा, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस 9/16 होगा और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 9/16 होगा मेरे भाई। दोनों एलसीएम से सॉल्व होगा। इन दोनों इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व करोगे फ्रैक्शन को, तो ये 16 माइनस 9/16 होगा और ये 16 प्लस 9/16 होगा मेरे भाई, जिसमें 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 आएगा, जबकि 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 होगा मेरे भाई। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A आपने जो सॉल्व किया वो 7/25 आया। सेम दूसरा भी आपसे पूछा गया था, एंड आपसे पूछा गया
कि आप बताओ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये क्या होगा मेरे भाई। कॉस ए के सामने वाला पी होगा मेरे भाई, तो बी मेरा 4 होगा, एच मेरे पास 5 आया है, एच मेरा 5 है। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, यानी 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। और साइन क्या होता है, ये पी अपॉन एच यानी कि ये 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 नीचे 25 होगा, ये 9 नीचे 25 होगा मेरे भाई। इसमें से माइनस करोगे एलसीएम लेकर के तो ये 7 अपॉन 25 आएगा। यानी आपने दोनों के दोनों वैल्यू को क्या देखा कि दोनों का दोनों वैल्यू 7 अपॉन 25 ही आया। इसीलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। और यही आपको बताना था और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। केवल आपको ये बताना था कि क्या ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो लिख देंगे कि यस ये दोनों के दोनों जो है इक्वल हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं होते तो ये इक्वल का साइन को हम क्रॉस कर देते कि ये आपस में इक्वल नहीं है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया 8 नंबर सवाल, कि हमने 8 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व किया मेरे भाई। ऐसा सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे सवाल को आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना है मेरे भाई, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व करके आ पाओ। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, और देखते हैं कि 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर ये आपसे पूछा गया कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल B पर बनता है, tan A जो है 1/√3 है, तो आपको sin A cos C प्लस cos A sin C बताना है। साथ ही साथ cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, आपको ये दो वैल्यूज़ बताने हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और उसके बाद इन दोनों के दोनों वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड करेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें ये कहा गया कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, और tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और बेस आपके पास √3 है। तो आपको हाइपोटेनस सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो भी आपसे सवाल पूछा गया आप उसका वैल्यू फाइंड करोगे मेरे भाई। सबसे पहले हम AC का फाइंड करेंगे वैल्यू, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है मेरे भाई। AC का लेंथ आपको फाइंड करना है तो ये AC का स्क्वायर ही होगा। BC आपके पास 1 है तो ये 1 का स्क्वायर होगा। AB आपके पास √3 है तो ये √3 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है मेरे भाई। किसी भी रूट वाले संख्या का स्क्वायर क्या होता है, उससे जो है रूट कैंसिल आउट हो जाता है, केवल 3 बचेगा। यानी AC का स्क्वायर आपके पास कितना आया मेरे भाई, AC का स्क्वायर आपके पास 4 आया। यहाँ से अगर आप AC का लेंथ फाइंड करोगे तो ये स्क्वायर इधर आकर के √ओवर बन जाएगा, यानी AC का वैल्यू जो होगा √4 होगा, और √4 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, वो 2 होता है। यानी AC का जो वैल्यू होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। सबसे पहला काम तो हमने थर्ड साइड को फाइंड कर लिया। अब आपसे सवाल इसमें पहला नंबर ये पूछा गया कि आप ये बताओ sin A इंटू कॉस C क्या होगा, sin A इंटू कॉस C क्या होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है cos A इंटू साइन C क्या होगा, cos A इंटू साइन C क्या होगा मेरे भाई। ये लेंथ आपको बताना है। A नाम दिया गया है, यानी A एंगल के सामने वाला P होगा, और ये H आपने जो है 2 फाइंड किया है। साइन का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P अपॉन H होता है, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। cos C कहा है, C के सामने वाला ये P होगा इस बार, तो ये आपका बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। और cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका वैल्यू भी 1/2 ही होगा मेरे भाई। सेम उसी तरीके से cos A इसने कहा है, A के सामने वाला P होगा तो ये B होगा, B अपॉन H, यानी कि cos A क्या होगा, √3/2 होगा मेरे भाई, क्योंकि cos होता है B अपॉन H। सेम वैसे ही sin C इसने कहा है, C के सामने वाला ये P होगा और ये P होगा और ये H है। sin क्या होता है, P अपॉन H होता है मेरे भाई। अब इस केवल वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई सामने सामने होगा, ये 1/4 हो जाएगा। √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 होगा मेरे भाई, 2 2 जाइए 4 होगा। जब बेस एक जैसा होता है तो ऊपर वाला आसानी से ऐड हो जाता है,
यानी ये 4/4 होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा मेरे भाई। यानी पहले वाले सवाल का आंसर तो आपका 1 होगा। इसमें दूसरा आपसे सवाल ये पूछा गया कि आप बताओ कि cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C क्या होगा, साथ ही साथ माइनस, फिर आपको बताना है माइनस साइन A इंटू साइन C। आपको ये वैल्यू जो है इसका वैल्यू आपको बताना है। आपने यहीं से फाइंड कर लिया है कि cos A आपने यहाँ फाइंड किया था, cos A आपके पास क्या था मेरे भाई √3/2 था, बस केवल आपको वैल्यू लिख देना है या √3/2। cos C आपने क्या निकाला था मेरे भाई 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन A आपने क्या निकाला था मेरे भाई 1/2 और साइन C आपने क्या निकाला था √3/2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई सामने सामने होगा, √3/4 हो जाएगा, ये भी √3/4 होगा। जब इसको आप घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 0, यानी लड्डू आपका आंसर होगा और यही इस दोनों सवाल का आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसके वैल्यू को फाइंड किया मेरे भाई। और ऐसा सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई, इसलिए आप ऐसे ऐसे सवालों का प्रैक्टिस अब ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर लास्ट, जो कि सवाल नंबर 10 है, और देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या है। 10वां नंबर सवाल जो कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें Q पर राइट एंगल बनता है, PR और QR का सम जो है 25 है, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन P, कॉस P और टैन P तीनों का वैल्यू आपको फाइंड करना है मेरे भाई। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। अभी फिगर बना करके आपको बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए मेरे भाई। सवाल नंबर 10 जो कि फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें कहा गया कि QP का जो वैल्यू है यानी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और बाकी जो दो साइड बच गया इन दोनों का सम 25 है मेरे भाई, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 होता है। अगर आप इस साइड को x मानते हो तो ये साइड क्या होगा मेरे भाई, इसमें आपको 25 में से x को माइनस करना होगा, तो आप आसानी से इस साइड का लेंथ फाइंड कर लोगे। अब आपने ये देख लिया कि आपको तीनों साइड का लेंथ आपको गिवन हो गया मेरे भाई। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके x का वैल्यू आप फाइंड करोगे मेरे भाई। ठीक है, आपने जो जो यहाँ लिखा है उस चीज़ को पहले आपको लिखना पड़ेगा कि लेट QR बराबर आपने x माना है एंड PR जो है वो आपका 25 माइनस x है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पियर का स्क्वायर जो होगा मेरे भाई वो RQ का स्क्वायर प्लस में QP के स्क्वायर के बराबर होगा। PR यानी कि ये 25 माइनस x है, इसका होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। QR यानी x का होल स्क्वायर होगा और ये 5 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। A माइनस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस में B का स्क्वायर होता है यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 2AB होता है यानी 2 इंटू 25 इंटू x यानी कि ये हो जाएगा 50x मेरे भाई। यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर ही होगा और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा मेरे भाई। अब सारे के सारे टर्म को आप इधर ले आओगे तो इधर 0 बचेगा, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप x वाले को इधर ले आओ, 25 वाले को इधर ले आओ। जैसे ही ले आओगे तो क्या होगा 6 to 5 में आकर के 25 माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 50x इधर आकर के प्लस का 50x बन जाएगा मेरे भाई। यहाँ आप क्या देखोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 600 बचेगा और ये 50x का 50x होगा। 50 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की इधर डिवाइड में आ जाएगा मेरे भाई, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 600/25 होगा। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। 12 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, जिसमें आपने x का वैल्यू यानी कि QR का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया कि QR जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा। अगर आप PR का वैल्यू निकालोगे तो 25 में से आपको 12 को माइनस करना पड़ेगा यानी कि ये 30 सेंटीमीटर होगा। अब आपके पास तीनों का तीनों साइड का लेंथ आपको मिल गया मेरे भाई। आपसे ये पूछा गया है कि आप साइन P बताओ। साइन P यानी ये P है तो इस P के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। हम जानते हैं परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर आपने कितना निकाला है मेरे भाई 12, हाइपोटेनस आपने कितना निकाला है 13, यानी पहले वाले सवाल का आंसर जो है 12/13 होगा। दूसरा आपसे पूछा कि cos P बताओ यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस आपके पास 5 है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है, यानी कॉस पी जो होगा मेरे भाई वो 5/13 होगा। और अगला आपसे tan p पूछा गया है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, बेस आपके पास 5 है, तो ये 12/5 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया, 10वां नंबर सवाल कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मेरे भाई। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल को आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है अगर आप 10 CGPA स्कोर करना चाहते हैं तो। मैथ्स में मोर देन 95 अगर आप स्कोर करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको ऐसे ऐसे सवालों का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ये आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का। इसके बाद ट्रू फॉल्स है मेरे भाई, जो कि आप आसानी से खुद से कर लोगे। 10 नंबर सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था इस एक्सरसाइज का। हमने 10 सवाल को आपको बना करके बताया और ऐसा सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। अगर आपको वीडियोस मेरा अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाने का तरीका अगर मेरा अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को आप सपोर्ट करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो वीडियोस को, आप लाइक ज़रूर करो मेरे भाई, और कमेंट करना एकदम भी नहीं भूलो। जो भी सवाल में अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने माँ बाप का शौक़ पूरा कीजिए मेरे भाई, आप अपने भी ड्रीम शौक़ को पूरा कीजिए, और हाँ, आप हमारा वीडियोज़ को शेयर करना एकदम नहीं भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।